जबरदस्त प्रेशर है। ठीक है, मैं इसे अंदर डाल देता हूँ। ये वाला भी। चारा पानी में डाल दिया है और ये तेजी से नीचे जा रहा है। यहाँ गहराई उतनी ही है जितनी इस पहाड़ की ऊंचाई है। सरफेस पर सब कुछ एकदम शांत लग रहा है, लेकिन पत्थर और चेन होने के बावजूद ये सीधा नीचे नहीं जा रहा, ये जा रहा है वहां, उस तरफ। करंट से इस फ्लैश की स्मेल दूर तक फैल जाएगी और अगर किस्मत ने साथ दिया तो इस अंधेरे में भी हमसे 800 मीटर की गहराई पर मौजूद शार्क्स बेट की तरफ खिंची चली आएंगी। बेट बॉटम तक पहुंच गया है। ये गहराई वाकई बहुत डरावनी है और मैंने इतनी गहराई तक पहले कभी फिशिंग नहीं की है। मैं तो फिशिंग के दौरान अक्सर इंतजार करता हूं, लेकिन ऐसा यहां नहीं किया जा सकता। हम ठंड के कारण जम जाएंगे। इनुइट लोगों का तरीका यह है कि वो कैंप लौट जाते हैं और फिर अगले दिन आते हैं। उस शाम जब सूरज करीब करीब ढल गया तो मैंने सिमी और उनकी फैमिली के साथ एक ट्रेडिशनल डिश एंजॉय की। इन्होंने कल वाली हालेबट से स्ट्यू बनाया है और ये काफी लजीज है। ये बहुत ही टेस्टी है। खाने को शेयर करना इनुइट कल्चर का एक अहम हिस्सा है। कम्युनिटीज भी ये इंश्योर करती हैं कि अजनबी भी यहां से बिना खाए न जाए। आराम करने और रिफ्रेश होने के बाद अगली सुबह हम फिर से बर्फ पर लौट आए। फिशिंग होल तक की दूरी 8 किलोमीटर है और डॉग्स वहां पहुंचने को लेकर एक्साइटेड लग रहे हैं। हमारी लंबी लाइन को डाले हुए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बेट के और हमारे बीच 3000 फुट की दूरी है और ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि कांटे में कुछ फंसा है या नहीं। मौका हो सकता है। मुझे ग्रीनलैंड का ये शब्द तो याद हो गया है। अब लाइन बाहर आ जाएगी। पत्थर और हुक्स वाली इस लाइन की लंबाई काफी ज्यादा है। ये लंबाई करीब 1200 मीटर है। अब मैं इसे हाथ पर इस तरफ लपेट लेता हूं और अब इसे खींचना होगा। शायद मैं यूं ही उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन आज इस लाइन का वजन कल के मुकाबले ज्यादा महसूस हो रहा है। शायद वजन ज्यादा है। हाँ। मुझे लग रहा है कि लाइन के साथ सिर्फ पत्थर ही नहीं, कुछ और भी जुड़ा है। खींचने में बहुत ही मेहनत लग रही है। बारी बारी से खींचने से हमें सांस लेने का मौका मिल रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे 450 किलो से भी ज्यादा वजन खींचा जा रहा हो और इसकी लंबाई भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से करीब 2 गुनी है। लेकिन आधे घंटे तक खींचने के बाद लाइन के एंड का हिस्सा भी सरफेस पर पहुंच जाता है। देखता हूं। लाइन, चेन। ओह, हाँ। यहाँ एक फिश है। मैं निकालता हूं इसे। ओह, यस। ये काफी बड़ी है, लेकिन इसे होल से बाहर कैसे निकालेंगे? शार्क जूझ नहीं रही है। शायद लाइन में फंसने पर रात में इसने दम तोड़ दिया। ये जो शार्क है ये होल से बाहर नहीं निकल रही है, तो मैं इस बर्फ को काटने की कोशिश कर रहा हूं। ये अभी भी बाहर नहीं आ रही। शायद थोड़ा बड़ा होल करना होगा। मुझे मरी हुई फिश देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनुइट लोगों के लिए ये सर्वाइवल का हिस्सा है। इस शार्क से सिमी के डॉग्स की भूख कई हफ्ते तक मिट सकेगी। इसका सिर काफी बड़ा है, बाकी बॉडी भी इसकी बड़ी ही होगी। अगर होल बड़ा होता तो इसे निकाल लेते। खींचो इसे, खींचो।
ये धीरे धीरे बाहर आ रही है। थोड़ा और जोर लगाना होगा। ये बाहर आ रही है। अपनी इन्वेस्टिगेशन को और गहराई से करने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। ये बाहर आ गई है और ये बहुत ज्यादा बड़ी है। जरा देखिए इसे। ये एक फीमेल है। इसकी पूंछ शार्क जैसी है। इट्स लाइक एसिमेट्रिक टेल। शार्क्स की एक खूबी होती है और ये खूबी है इनके जॉज और इनके दांत। ग्रीनलैंड शार्क के अपर जॉ में काफी नुकीले दांत होते हैं जो शिकार को पकड़ते हैं, जबकि लोअर जॉ में करीब करीब चौकोर जैसे दांत होते हैं जो किसी चिजल जैसे लगते हैं। बेशक ये शार्प है, पर क्या ये हमला करने और जान लेने लायक तेज है? इसके अलावा ये देखिए, यहाँ है इसके नॉस्ट्रल्स। इस जगह पर पानी की गहराई कुछ 1000 फुट है और ये बात मैं अपने बेट के जरिए समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतने सारे पानी में वो बेट एक छोटी सी चीज थी, लेकिन फिर भी इसने उसे ढूंढ लिया, वो भी अपनी शानदार नाक का इस्तेमाल करके। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ग्रीनलैंड शार्क सिर्फ स्कैवेंजर्स है या इससे कुछ ज्यादा। तो मुझे जानना होगा कि ये और क्या खाती हैं और उसे कैसे खाती हैं। लेकिन बर्फ से ढके इस समुद्र में मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले। मुझे अपनी लाइन को इससे भी गर्म समुद्रों में डालना होगा। मैं अटलांटिक से 1500 मील की दूरी पर जा रहा हूं। यहां नॉर्वे के कोस्ट के पास ग्रीनलैंड शार्क से जुड़ी एक स्टडी की जा रही है। ट्रॉम्सो एक ऐसा फिशिंग पॉइंट है जहां काफी समय से व्हेलिंग और सील हंटिंग हो रही है। और आज ये छोटा सा आइलैंड टाउन आर्कटिक एनिमल्स की स्टडी में सबसे आगे है। इनमें ग्रीनलैंड शार्क भी शामिल है। मेरी मुलाकात कनाडा के मरीन बायोलॉजिस्ट क्रिस हावे क्लार्क से हो रही है। ये दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से एक है जो इन शार्क्स के साथ डाइव कर चुके हैं। क्या आपको कभी लगा कि आप भी इनका शिकार बन सकते हैं या ये शार्क्स ऐसा सोच सकते हैं? इनके साथ डाइव करने के दौरान मुझे पता नहीं था कि ये क्या करेंगे। लोगों को लगता था कि ये कैटफिश जैसे लेजी जीव होते हैं जो शिकार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते या ज्यादा क्यूरियस नहीं होते, लेकिन ये वो सब करते हैं जिसकी हम इनसे उम्मीद नहीं करते। क्रिस की ये रेयर फुटेज दिखाती है कि वो कनाडा की सेंट लॉरेंस रिवर में इन शार्क्स के कितने करीब आ गए थे। ये शार्क्स हमारे पास से आगे बढ़ती हैं लेकिन फिर सीधी वापस लौटने लगती हैं। वो ऐसा बार बार करती रहती हैं। लगता है जैसे वो वापस आकर ये जानना चाहती हैं कि मामला क्या है, और ये किसी भी शिकारी की पहचान होती है। इनके साथ मेरे कुछ एनकाउंटर्स बहुत ही डरावने रहे हैं। वजह ये थी कि विजिबिलिटी खराब थी और तमाम कोशिशों के बावजूद वो मेरी तरफ लौट रही थी। कैमरे पर मिरर्स थे और सिर घुमाने की वजह से वो टकरा रही थी। और इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि ये तो किसी स्मार्ट तेज प्रे की भी जान ले सकती हैं। ये बात डिस्टर्बिंग है। पानी में इन शार्क्स को क्रिस से डर नहीं लग रहा था। तो क्या ये हमला भी कर सकती थी? जानने के लिए मुझे खुद ही बेट बनना पड़ेगा। ऐसी किसी शार्क के साथ जूझकर मुझे अंदाजा होगा कि ये क्या कुछ कर सकती हैं। तो मैं ट्रॉम्सो के 240 किलोमीटर साउथ में जा रहा हूं, जहां अंडोया आइलैंड के आसपास गहरे पानी वाले फियोर्ड्स हैं। मुझे पता चला है कि इस इल्यूसिव शार्क की पर्सनैलिटी के कुछ और पहलू भी हैं। ये इंसानों के लिए खतरा हो सकती हैं कि नहीं, ये जानने के लिए मैं वॉस फियोर्ड में मौजूद साइंटिस्ट जूलियस नील्सन और उनकी टीम से मिल रहा हूं, जहां साल के इस समय ग्रीनलैंड शार्क्स इकट्ठी होती हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप जेरेमी? मैं ठीक हूँ। हाय। हाँ हाँ बिल्कुल। हम ऐसी ही एक शार्क को पकड़ने के लिए अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करने जा रहे हैं। मेरा टारगेट किसी बड़ी एडल्ट को पकड़ना होगा ताकि उसकी ताकत का सही अंदाजा लगा सकूं। और आज की कंडीशन एकदम परफेक्ट है। किसी बड़ी शार्क को सेफ तरीके से हैंडल करने के लिए शांत पानी चाहिए। हालांकि मौसम ज्यादा समय तक ऐसा नहीं रहने वाला।
एक आर्कटिक स्टॉर्म आने वाला है, इसीलिए शार्क को झटपट पकड़ने का प्रेशर भी बढ़ गया है। बोट कैप्टन थॉर आइवेंट को ऐसे एक्सपेडिशंस का काफी तजुर्बा है और वो इस फियोर्ड के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं ग्रीनलैंड में जो चीज यूज कर रहा था ये उसका सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। वहाँ आखिरी हिस्से में हमने चेन लगा रखी थी, लेकिन यहाँ तो बेट को ही चेन में लगाना पड़ेगा, वरना शार्क के तेज दांत इसे काट देंगे। और वायर के आखिर में ये काफी मोटी नायलॉन रोप है। शुरू करें? हाँ। रॉड और लाइन के जरिए करीब 1 टन वजन वाली किसी फिश को पकड़ना एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैं इस तरह ये जान पाऊंगा कि ये मॉन्स्टर क्या कुछ कर सकता है। इस फियोर्ड की गहराई 1500 फीट तक है। इस ढेर से पानी में मेरा पेट एक बहुत ही छोटी चीज है। कई घंटे बाद एक्टिविटी नजर आने लगती है। आपको क्या लगता है, हुक में कुछ फंसा है? शायद ये कोई छोटी सी फिश हो सकती है। हाँ, रॉड को देखकर लग तो रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रही है। हाँ, कुछ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, वहाँ। ओके। लेकिन इतनी गहराई पर फिशिंग करने के दौरान सिग्नल्स को सही सही समझना मुश्किल होता है। लाइन को ऊपर खींचकर ही सही पता चल पाएगा।